अब आइए छंद का अगला अंश पढ़ते हैं। गोधन चरते कैसे सुंदर गल घंटी बजती सुखमूल। गोधन चरते कैसे सुंदर गल घंटी बजती सुखमूल। चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये तटनी के कूल। और ग्राम्य जनों को लभ्य सदा सब प्रकार सुख शांति अपार। झंझटहीन बिताते जीवन झंझटहीन बिताते जीवन करते दान धर्म सुखसार। यहाँ पर गोधन गाय गले में घंटी बांधे और चरवाहे उन्हें लेकर के चल रहे हैं तटनी के कूल। तटनी महानदी वहाँ प्रवाहित होती है जहाँ ये रचना की गई है, उसके कूल मतलब किनारे पर। और गांव वालों को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। वे झंझट रहित अपना जीवन यापन करते हैं। वे दानी भी हैं, धर्म हैं, धार्मिक हैं और उनका जो जीवन है बहुत ही सुखी है। तो अब एक शब्द देख लें, गोधन। गोधन गाय के बछड़ों कहते हैं। गल घंटी, गले की घंटी आपने देखा होगा, हाँ कि मवेशियों के गले में एक घंटी बांध दी जाती है और बहुत सुंदर लगती है, माने कर्णप्रिय लगती है जब वो चलते हैं। सुखमूल, सुख का मूल या आनंद की जड़ तटनी नदियों को कहा जाता है। कूल है किनारा। लभ्य माने प्राप्त, सुखद जो सुख सुविधाएं हैं। तो इस तरह से कवि ने गाय के बछड़ों का सुंदर चित्रण करते हुए ग्वालों की जीवन शैली का चित्रांकन हमारे सामने रखा है। वास्तव में कवि कहता है कि गाय के बछड़ों में गले की बंधी घंटी की सुमधुर ध्वनि मन को मंत्र मुग्ध करने वाली है। चरवाहे बड़े मज़े से नदी के किनारों पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं। ग्राम्य जीवन में सुख शांति की बहार सी छाई हुई है। किसान आनंद में जीवन यापन करते हैं। सभी किसान बिना चिंता बिना फिक्र के अपने जीवन को धर्म और नैतिक कार्यों में बिता रहे हैं। जो जीवन का सार है वही इन किसानों के जीवन में प्रासंगिक हो गया है। वास्तव में इस अंश में गोधन का मनोरम चित्र खींचा गया है। भाषा सरल और सारगर्भित है। शैली भाव भंगिमा को व्यक्त करने वाली बन पड़ी है। एक सुंदर चित्र हमारी आंखों के सामने गांव का आ जाता है। अब आइए एक प्रश्न उठता है, कवि मुकुटधर पांडे ने किसानों को छल कपट और द्वेषहीन चतुर भी क्यों कहा है? छल कपट रहित द्वेषहीन जो व्यक्ति होगा वो क्या चतुर हो सकता है? बड़ा मार्मिक चित्रांकन है ये। कवि पांडे ने किसानों को सरल एवं बिना छल कपट वाले स्वभाव को चित्रांकित किया है, बताया है। क्योंकि ये किसी भी कार्य को बिना द्वेष भाव से निपटाते हैं। इनमें कभी टेढ़ापन नहीं देखा गया। ये किसान विषम परिस्थितियों में भी बड़े धैर्यवान दिखाई देते हैं, इसीलिए उन्हें बिना कपट वाला कहा है। गांव के लोग किस प्रकार से झंझटहीन जीवन बिताते हैं? गांव के लोग सरल जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। ये कर्मशील, निष्ठावान, खेतीबाड़ी करने में विश्वास करते हैं, अन्य किसी झंझटों में नहीं पड़ते। तीज है, त्यौहार है और जो इनकी सामाजिक परंपराएं हैं उसका निर्वहन करते हुए सीधा साधा जीवन बिताते हैं। इस कविता में गांव के बाग बगीचों की सुंदरता का किस प्रकार चित्रांकन किया गया है? इस कविता में श्री मुकुटधर पांडे जी ने सुंदर बाग बगीचों का वर्णन मनोहारी ढंग से किया है, चित्रात्मक भाषा में किया है। फुलवारी की शोभा जो है निराली है। इन बगीचों से मीठे मधुर फल सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इन बगीचों की महक घर को सौरभ सिक्त कर देती है, सुरभित कर देती है। केले, नारंगी आदि के बगीचे
हमें फलों से लबालब दिखाई देते हैं। ये जो है, इससे मन जो है प्रसन्न हो जाता है। इस कविता में झरने का प्रयोग हुआ है। ये बहता हुआ झरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देता है। वास्तव में बहता हुआ झरना हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है, बढ़ते रहने का शाश्वत संदेश देता है। चरैवेति प्रचलामः निरंतरम, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये झरने हमें जीवन में निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। झरने हमें जीवन में निरंतर का अमर संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन की गति रुकने में नहीं, चलते रहने और आगे बढ़ते रहने में भी है। बच्चों, आपके गांव या शहर में ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं जिसे आप सभी को बताना पसंद करेंगे? तो चलिए हम आपसे सहभागिता कर रहे हैं इसमें कि हमारे गांव की क्या विशेषता है। आप भी चूँकि गांव और शहर आपका देखा हुआ है, तो आप अपने ढंग से अभिव्यक्ति देंगे। तो हमारे गांव में जो खास बातें हैं, जो प्रमुख बातें हैं, देखिए हमारे गांव में बच्चों के खेलने का बहुत बड़ा और स्वच्छ मैदान है। हमारे गांव के आसपास चारों ओर सुंदर मंदिर हैं। गांव के सभी मकान सुंदर, लिपे पुते और साफ सुथरे हैं। हमारे गांव में उच्चतर कक्षा तक का हायर सेकेंडरी विद्यालय है। गांव के सभी लोग प्रेम, सौहार्दपूर्ण जीवन बिताने में विश्वास रखते हैं। गांव के सरपंच जी भी सरकार की सभी सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक करते हैं। यदि आपने या आपके मित्रों ने किसी गांव का भ्रमण किया है तो वहाँ जो बातें आपको प्रभावित की हों उसका आप वर्णन कीजिए। तो एक बार, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप उसको अपने शब्दों में, और आपने क्या अनुभव किया जब आपने गांव का भ्रमण किया, तो वहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश है, वहाँ का जो सौंदर्य है, तो उसको वो आपको किस तरह से प्रभावित किया। जैसे मैं एक बार विद्यालय के सैर सपाटे में रीवा जिले के माजन गांव का परिभ्रमण किया। मैं यहाँ जो मेरे गुरुदेव हैं पंडित चंद्रिका प्रसाद जी त्रिपाठी, उनके साथ गया हुआ था। गांव के चारों ओर हरियाली एवं बाग बगीचे हैं। एक छोटा सा पुस्तकालय है हमारे गांव में, किंतु यहाँ दुर्लभ 1000 से ज़्यादा पुस्तकें होंगी। वहाँ का जो पुस्तकों का संग्रह है वह मुझे बहुत पसंद आया। हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर कमल किशोर भी हमारे साथ थे। उन्होंने पुस्तकों के महत्व के बारे में हमारा सफल मार्गदर्शन किया। यह गांव की यात्रा रोचक और बहुत ही आनंददायक थी। और आजकल सुनने में आता है, समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि जो जंगली जीव जंतु हैं वो शहरों और गांव में क्यों घुस आते हैं। आपको क्या लगता है? तो बच्चों, आजकल जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। भूमि सीमित होने से आवास समस्या भी बढ़ती जा रही है। जंगलों की कटाई लगातार हो रही है, अतएव जंगल के जीव जंतुओं के लिए समस्या पैदा हो गई है। माने जनसंख्या की वृद्धि ने मानव के लिए तो समस्या पैदा कर ही दी है। आवास की समस्या, भोजन की समस्या, रोजगार की समस्या, लेकिन जो जंगली जीव जंतु हैं उनके लिए भी समस्या पैदा कर दिया है जंगलों की लगातार कटाई करके। जहाँ कभी प्राचीन काल में घनघोर जंगल थे
वहाँ वृक्षों की कटाई से वातावरण वीरान सा बन गया है। अतः जंगलों में रहने वाले बंदर, सियार, हिरण आदि गांव में घुस आते हैं और कभी कभी भालू घुस आते हैं। हमारे यहाँ जैसे हाथी घुस आते हैं और उत्पात मचाते हैं। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने वनों को कटने से रोकें और हमारा जो गांव है, जो इतना सुखद है, सुंदर है, प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण है, उसे हम उसी तरह का रहने दें, उसे हम विकास की ओर ले जाएं। लेकिन जो उसकी सुंदरता है, जो गांव के लोगों का स्वभाव है, जो उनकी जीवन शैली है, उसमें हम परिवर्तन न करें।